वर्तमान में जो करंट और स्टैटिक जीके के संबंध में कुछ बातें चल रही है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी दिशा में जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स में से मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं। वो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए और उन फैक्ट्स को आप अच्छे तरीके से रचा बसा लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके एग्जाम में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं। वो प्रबल दावेदारी, स्ट्रांगली। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितने महत्वपूर्ण है। तो मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरा जो है आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में है। न्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको आप अपने जनरल जीके में भी ऐड कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि कहां इसको ऐड करना है। सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में है। हालांकि ये बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना, बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन इसको मैं उस रूप में लेकर आऊंगा। बड़ा टॉपिक तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो अपनों ने सीरीज प्रारंभ की है उसके अंदर लेकर आऊंगा। यहां सिर्फ मैं इसके जो बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए उसकी बात करूंगा। बांग्लादेश के नए पीएम जो बने हैं आपके सामने है, उनका नाम है तारिक रहमान। भूल के भी मत भूल जाना, क्योंकि इससे पहले यदि हम बांग्लादेश के इतिहास को देखते हैं तो शेख हसीना और खालिदा जिया, इनका ही लगभग 25 वर्षों तक बांग्लादेश की राजनीति में योगदान रहा। ये दोनों ही कभी प्रधानमंत्री एकांतर क्रम में बनते रहे। आप जानते हो खालिदा जिया और शेख हसीना। खालिदा जिया का अभी कुछ समय पहले ही निधन हो गया था, तो उनके बेटे हैं ये तारिक रहमान। भूल के भी मत भूल जाना। आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो, ये खालिदा जिया के पुत्र है ये। और ये जो खालिदा जिया है, आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश की पूर्व पीएम है ये। पूर्व पीएम जिनका निधन हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनका निधन हो गया। आप साथ साथ लिखना चाहो तो साथ साथ भी लिख सकते हो। मैं जो बातें आपको कहूं वो आप टिक कर लेना। तारिक रहमान हर बच्चा याद रखेगा, हर स्टूडेंट याद रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पार्टी। ये जो पार्टी है इसका नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बांग्लादेश में दो रूप देखने को मिले, एक कट्टरपंथी और एक उदारवादी। कट्टरपंथी जो पार्टी थी उसमें पाकिस्तान की जमात इस्लामी वो भी थी। इसके अलावा जो नए अंतरिम प्रधानमंत्री या सरकार के संचालक के रूप में जो बने थे वो कट्टरपंथियों के समर्थक थे। तो आप जानते हो कि हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंदुओं को जला दिया गया, ऐसी कई बातें हुई। लेकिन यहां ये जो पार्टी है ये उदारवादी पार्टी है और इसमें अपनी पार्टी में इन्होंने कई जो अल्पसंख्यक नेता होते हैं उनको भी इन्होंने शामिल किया है। तो एक तरीके से जो कट्टरपंथी थे उनको हराकर ये पार्टी आई है, हरा कर पार्टी आई है। आप देख सकते हो ये जो कट्टरपंथ है ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो तारिक रहमान आए हैं इसमें कहीं ना कहीं योगदान किसका है? जैन जी का है। जैन जी समझते हो? जैन जी 2012 के बाद जिनका जन्म हुआ, 2000 नहीं 2012 तक जिनका जन्म हुआ हुआ है उनकी बात कर रहे हैं। जैन जी, जैसे आप लोग जैन जी के अंदर आते हो, वो उन्होंने क्या है, विकास को तवज्जो दी, कट्टरपंथ को नहीं। धार्मिक कट्टरता जो होती है, हमारा धर्म महान है वैसे है, उसको मात दी है इन्होंने। ये सोचने वाली बात है, यहां पर ध्यान रखना ये चीजें। कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने। तो इस मायने में यह भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। शपथ जो ली है बंग भवन में, यह अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बांग्लादेश में जो राष्ट्रपति भवन होता है, राष्ट्रपति का जो निवास है, उसको बंग भवन कहा जाता है। ध्यान रखें ये चीज। राष्ट्रपति का जो निवास होता है उसे बंग भवन कहा जाता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है, अर्जेंटीना में
पिंक हाउस कहा जाता है, भारत के अंदर रायसीना कहा जाता है, ऐसे करके। ठीक है ना, ये जो बोल रहा हूं हो सकता है मैं लिखूं ना, लेकिन आप इसको रिपीट करके लिख सकते हो। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा, तो इनको जो शपथ दिलाई है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कराई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है। अब इस शपथ समारोह में कौन सा भारतीय शामिल हुआ? का भारत की तरफ से कौन गया था, इनवाइट किया गया था? तो भारत की तरफ से गए थे ओम बिरला। आप जानते हो ये जो ओम बिरला है ये लोकसभा अध्यक्ष है। ये भी वर्तमान में काफी चर्चा में है। इन पर जो आप कह सकते हो कि पार्शियलिटी करने का आरोप लगा, तो इनको नोटिस जारी किया गया था विपक्ष की तरफ से। ओम बिरला, ओम बिरला के संबंध में राजस्थान के बच्चे ध्यान रखें कि इनका जो संसदीय क्षेत्र है ये कोटा है। कोटा इनका संसदीय क्षेत्र है, ध्यान रखना है ये। ठीक है ना, और ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखें ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए बांग्लादेश के संबंध में यदि मैं आपसे कुछ बातें करूं, तो ये जो बांग्लादेश है बेसिक तौर पर इसकी जो राजधानी है ये ढाका है। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी जो है ये है टका। यहां मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। वो ये क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तो करेगा ही करेगा, इसमें मेघालय भी आएगा, असम भी आएगा, त्रिपुरा भी आएगा। अब आपको ये सारे नाम यहां पर लिखने हैं, और एक विशेष रूप से एक बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक यहां पर नाम लिखते रहना आप सारे, दो जो भी है, ये आपका होमवर्क है। मैं जो आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा वो ये है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को दो बार स्पर्श करता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपने। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है? एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, वो क्वेश्चन ये है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? यह आपके एग्जाम में आया हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ। चलो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसका आंसर है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है। समझ में आई बात सारी? तो ये पूरा पेज आपके लिए मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं आज को आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां से आपके क्वेश्चंस जरूर उठेंगे, जरूर उठेंगे। और मैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान के चलता हूं वो ये है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य और तारिक रहमान की पार्टी का क्या नाम है। मैं आज आपको ये जो बता रहा हूं कि इसकी पार्टी का क्या नाम है, जिस दिन एग्जाम में आएगा उस दिन आपको पता लगेगा कि इस बात पर कितना जोर दिया गया था।
तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, ध्यान रखना ये बात, ये इंपॉर्टेंट है। और सब चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और भी कोई जो बातें बनती है उस पर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के तहत बात जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो है ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री। मलेशिया, आप जानते हो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मलेशिया की यात्रा रही। पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां सिर्फ मैं आपको उनके प्रधानमंत्री का नाम बता रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अनवर इब्राहिम, अनवर इब्राहिम, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। आपका होमवर्क ये है कि ये जो मलेशिया है इसकी राजधानी जो है कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। दो रूपों में ये पाया जाता है, एक मलय रूप में, एक सरावाक रूप में। अब आपको ये देखना है, इसको एटलस में जाके देखो, एटलस में देखो, मैप में देखो, इसके दो रूप कहां कहां है। क्या इसके पास इंडोनेशिया है? क्या ये बोर्नियो द्वीप पर है? अंडमान सागर क्या है? जावा सागर क्या है? मलक्का जल संधि क्या है? ये याद कीजिए, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराई हुई है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब कुछ करवाया हुआ है आपको। वहां पर जाकर आप ये प्रधानमंत्री का नाम लिखते और बढ़िया तरीके से उसको अपडेट करते हैं, शानदार तरीके से। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है, मणिपुर के नए सीएम। यदि मैं मेरे हिसाब से कहूं तो इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना चाहूंगा। मणिपुर के नए सीएम यूम नाम खेमचंद सिंह, ये मैतेई समुदाय के हैं। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। इसकी भी मैं डिटेल दूंगा आपको मणिपुर के संबंध में, ऐसा नहीं है, लेकिन आज मैं सिर्फ फैक्ट्स की ही बात करूंगा जो सीधा प्रहार करेंगे। मणिपुर में हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहां पर मैतेई समुदाय है, अन्य और भी समुदाय हैं, उन समुदायों के बीच में क्या है, हिंसात्मक घटनाएं घटित होती रहती है। ये जो मणिपुर है, आपको ये ध्यान रखना है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। सीमा को स्पर्श करता है। आपने कभी नाम सुना होगा रोहिंग्या मुसलमान, ये मणिपुर में प्रवेश करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान जो है ये म्यांमार से आते हैं, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। रोहिंग्या मुसलमान आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रोहिंग्या मुसलमान कहां से आते हैं, कहां के निवासी है, कहां के नागरिक है, तो म्यांमार के हैं। वहां से वो इंडिया के अंदर एंट्री मारते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मत्स्य 6000, अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत की मानव युक्त पनडुब्बी है ये, सबमेरीन है ये, सबमेरीन विद मैन। ये लॉन्च होगी मई 2026 में। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सागर मिशन के तहत पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ये टॉपिक पूरी डिटेल की डिमांड करता है, लेकिन फिलहाल आप मत्स्य 6000 क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये भारत की मानव युक्त पनडुब्बी है। एक बार इतना ही ध्यान रखो, काम चल जाएगा आगे। चलिए नेक्स्ट, वंदे मातरम। मैंने पहले ही कहा वंदे मातरम मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं आपको करवा भी चुका हूं, विद डिटेल के साथ करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। और वैल्यू, जो बच्चे पुराने टाइम से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि वंदे मातरम की पूरी डिटेल दी थी मैंने। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है, कब प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ क्या है, कब गाया गया था, सब बातें। लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड है तो मैं उसको एक अलग रूप में भी पेश कर दूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर वो बातें जो मैं आपको टिक कराने जा रहा हूं, इसको भूल मत जाना। वंदे मातरम के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। आप जानते हो कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, आनंद मठ में लिखा था, और
कब लिखा था? 7 नवंबर 1875 को। 7 नवंबर 1875 को, ध्यान रखना। और ये जो 7 नवंबर 1875 है, इसकी जब हम तुलना 7 नवंबर 2025 से करते हैं तो हमें पता लगता है कि 150 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। किसी भी घटना के, किसी भी तंत्र के, किसी भी संस्था के यदि 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 ऐसे वर्ष जो पूरे होते हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से माइलस्टोन होते हैं। वो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे, 1000, जो 1000 वर्ष पूरे हैं, ये 2026 में पूरे हुए, मैंने करवाया था आपको। और वर्तमान स्वरूप के 75 वर्ष पूरे हुए, ये सब बातें आपको बताई हुई है। तो वहां से आप इसको देख सकते हो, वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है, ध्यान रखेंगे। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसमें एक पुरानी बात है, राष्ट्रगीत का दर्जा इसको 24 जनवरी 1950 को मिला था, राष्ट्रगीत का है, नेशनल सॉन्ग का दर्जा है। राष्ट्रगान जो है ये जनगणमन होता है। 3 बातें मैंने जो सफेद कलर में लिखी है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंदरूनी बातें हैं, ये आपको फंसा सकती है। एक तो राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा, राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। अब राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसके महत्व को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया गया है। हालांकि ये विवादित रूप में हमारे सामने आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा देखते हैं क्या स्थिति है ये। तो राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। इसमें जो छंद है वो 6 है, भूल के भी मत भूल जाना, हालांकि इसकी डिटेल मैं अलग से भी दूंगा आपको। छंद 6 है, समय 3 मिनट 10 सेकेंड, याद हो जाना चाहिए, एक्यूरेट 3 मिनट 10 सेकेंड। इसको आप इस रूप में भी देख सकते हो कि ये जो 3 मिनट है तो 180 सेकेंड होते हैं ये, आगे 10 सेकेंड है, तो टोटल 190 सेकेंड में गाया जाना जरूरी है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपके बनते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, ये फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी डिटेल मैं आगे लेकर आऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन ये फैक्ट आपके पूरे दिलो दिमाग पर छा जाने चाहिए, रिवीजन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर होगी सारी बात, तो ध्यान रखें इस बात का।